हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग के बारे में। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, ये सब चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। अगर नहीं पढ़े हैं आप तो आप पीछे जा कर के देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाइए उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग क्या क्या होते हैं। नंबर 1 हम पढ़ने जा रहे हैं रेगिस्तान में मरीचिका। मरीचिका का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, समझने की कोशिश करते हैं। क्या होता है, कभी कभी रेगिस्तान में जब कोई व्यक्ति किसी पेड़ को देखता है, काफ़ी दूर स्थित पेड़ को देखता है, तो उसका उल्टा प्रतिबिंब भी उसे दिखाई देता है। ऐसा होने पर उसे लगता है कि शायद वहाँ पर कोई तालाब है, तभी हमें उल्टा प्रतिबिंब दिख रहा है। कोई भी पेड़ का या किसी भी वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब कब दिखाई देगा? वो तभी दिखाई देगा ना जब वहाँ कहीं आसपास में पानी हो। तो ऐसा लगता है किसी भी यात्री को या किसी व्यक्ति को रेगिस्तान में दूर स्थित पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ पर क्या है, तालाब है, यानी पानी का कोई स्रोत है, और उसकी तरफ वो व्यक्ति आगे की तरफ बढ़ जाता है। जब आगे की तरफ बढ़ता है तो वहाँ जाने के बाद पता चलता है वहाँ पर पानी नहीं है, और वो यात्री इधर उधर भटकता रहता है इसी प्रकार से पानी की तलाश में। तो कैसे ये होता है, उल्टा क्यों दिखाई देता है? ये वास्तव में नहीं होता, ये केवल उस यात्री को भ्रम पैदा कर दिया जाता, पैदा हो जाता उसके दिमाग में कि वहाँ पर कोई तालाब है। कैसे होता है इसे समझते हैं। देखिए, मान लेते हैं ये हमारा रेगिस्तान है, तो तीसरा बन रहा है, चलिए मान लेते हैं ये हमारा रेगिस्तान है। यहाँ पर कोई हमारे पास पेड़ है, मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं ये कोई पेड़ है हमारे पास है। एक बात आप लोग जानते हैं, गर्मियों के दिनों में या कभी भी गर्मी के दिनों की हम ज़्यादा बात कर रहे हैं, जब ये हमारा रेत गर्म हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो ये रेत क्या होगा, गर्म हो जाएगा। जब ये गर्म हो जाएगा तो जो इसके ऊपर की वायु है, ऊपर की जो वायु है वो ज़्यादा गर्म कहाँ रहेगा, यहाँ पर गर्म ज़्यादा रहेगा। अगर हम इसे परतों में बना लेते हैं, परत 1 बना लिया हमने, परत 2, 3, 4, 5, 6। अगर हम इसे परत का नाम दे देते हैं, मतलब परत लिख दे रहे हैं इसे, ठीक है। ये जो परत हैं, वायु की परतें जो हैं, इनमें से कौन ज़्यादा गर्म होगा, कौन ज़्यादा ठंडा होगा? तो आप सब लोग जानते होंगे ये अधिक गर्म होगा। जो सबसे अधिक नीचे रहेगा वो क्या होगा, सबसे अधिक गर्म होगा। मैं इसे ऐसे तीर लगा दे रहा हूँ, मतलब ऊपर से नीचे जैसे जैसे आएंगे वायु की परतें जो होंगी वो अधिक गर्म होंगी। ये बात आप लोग भी जानते होंगे। कैसे होंगी? जब ये गर्म, हम ऐसे भी समझ सकते हैं, सूर्य का प्रकाश जब रेत पर पड़ता है, रेत गर्म होगा, रेत अगर गर्म होगा तो इसके पास की जो परत होगी वो ज़्यादा गर्म होगी, और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे इसकी परतें क्या होंगी, ठंडी होती जाएंगी। यानी यहाँ से हमने तीर लगाया नीचे की तरफ, यानी कि ऊपर से जैसे जैसे नीचे जाएंगे वायु की परतें क्या होंगी, अधिक गर्म होंगी। कोई दिक्कत तो नहीं आता? तो ये ज़्यादा गर्म है। अगर इसकी बात करें तो क्या है, ये ठंडा है, इसकी अपेक्षा ठंडा है। ठंडा का मतलब ये नहीं हम कह देंगे कि एकदम 0 डिग्री सेल्सियस पे है, इसकी अपेक्षा क्या है, ठंडा है। चलिए अब हम एक और बात कर लेते हैं। जब माध्यम का ताप अधिक रहता है तो वो विरल होता है। आप याद कर लीजिएगा, ये चीज़ नोट डाउन भी कर लीजिएगा कहीं। अभी मैं जो समझा रहा हूँ कि वो समझिए, अभी लिखाएंगे भी इन चीज़ों को। माध्यम का ताप अगर अधिक रहता है तो माध्यम कैसा कहलाएगा, विरल कहलाएगा, और इसका उल्टा हो जाएगा, माध्यम का ताप कम अगर है तो क्या कहलाएगा, सघन माध्यम कहलाएगा। क्लियर है? अब अगर हम बात करें यहाँ पर, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये विरल है कि सघन है? तो ऊपर का ताप कम है तो ये सघन है, और नीचे वाला क्या है, विरल है। क्लियर है ना? तो ऐसे भी सोच सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है कि अगर कुछ गैसें हैं और वहाँ पर ताप बढ़ा दिया जाए तो क्या होता है, गैस और फैलने लगेगा। जब गैस फैलने लगेगा तो क्या होगा, वो विरल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एक प्रकार से वो विरल माध्यम बन जाएगा, काफ़ी दूर दूर फैलने लगता है। तो वायु एक प्रकार की गैसें ही तो हैं, वायु जो है गैसें ही तो हैं, इनमें कई प्रकार की गैसें होती है, ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होता है, CO2 भी कुछ होता है, तो ये गैसें ही हैं। तो जब ताप बढ़ेगा तो ये फैलने लगेंगे, यानी माध्यम विरल हो जाएगा।
इस प्रकार से भी समझ सकते हैं और मैंने जो ये लिखा है इसे भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है ना। एग्जाम में मरीचिका से संबंधित या प्रकाशिक तंतु से संबंधित कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं, देखिए कोई भी वस्तु हमें क्यों दिखाई देती है। अगर हाई स्कूल में आपने जब फिजिक्स पढ़ा होगा तो देखा होगा कोई भी वस्तु हमें इसलिए दिखाई देती है क्योंकि उस वस्तु से प्रकाश किरणें चलती हैं और हमारी आंखों पर पड़ती हैं। जब हमारी आंखों पर पड़ेंगी तब हम उसका प्रतिबिंब बना पाते हैं, यानी हमारी रेटिना पर जाकर उसके प्रतिबिंब बनता है और हमें वस्तु वो दिखाई देती है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, मान लेते यहाँ पर कोई लड़का है, ठीक है, यहाँ पर मान लेते कोई लड़का है और यहाँ से प्रकाश किरणें चलेंगी इसकी तरफ, सिंपल सी बात है, यहाँ से प्रकाश किरणें इसकी तरफ चलेंगी और जब इसकी तरफ चलेंगी यहाँ पर जब पहुँचेंगी तभी तो हमें प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो चलिए प्रकाश किरणों को यहाँ से चलाकर देखते हैं। जब प्रकाश किरण ऐसे चलती है, ठीक है, जैसे ही प्रकाश किरण इस माध्यम से इस माध्यम में गया, अब बताइए सघन से विरल में जा रहा है या विरल से सघन में जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, ये ठंडा है तो ये क्या होगा, अरे ठंडा है तो क्या होगा, सघन होगा, और ये गर्म है तो क्या होगा, विरल होगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सघन से विरल में जा रहा है। जब सघन से विरल में जाता तो हम लोगों ने कल रूल पढ़ा था, जब सघन से विरल में जाता तो क्या होता, अविलंब से दूर हटता है। अब बताइए ये जाना चाहिए था सीधे, इसको ऐसे ऐसे ना जाकर के थोड़ा सा ये दूर हट जाता है, ऐसे दिखा दिया हमने, थोड़ा सा केवल हमने दूर दिखा दिया है। अब फिर सघन से विरल में जा रहा है तो इसको थोड़ा सा और दूर दिखा देंगे। इस बार ये अभिलंब है, इसका अभिलंब ये जाना ऐसे चाहिए था, इसको थोड़ा सा और दूर दिखा देंगे ऐसे। क्लियर, समझ में आ रहा ना, इसको थोड़ा सा और दूर दिखा देंगे ऐसे। यानी जो ये बन रहा है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, इसलिए हम लोग कहेंगे अविलंब से लगातार वो दूर हटता जाएगा। और दूर हटते हटते एक ऐसी कंडीशन आएगी जब ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। मतलब जब आपतन कोण यानी ये कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाएगा तो प्रकाश किरण क्या होगा, इसी माध्यम में पूरा लौट जाएगा, ऐसे कुछ हो जाएगा। बात समझने की कोशिश कीजिए, चित्र और बड़ा बनाएंगे तो शायद और बेटर क्लियर हम कर पाए, लेकिन अब इसे हम काम चला रहे हैं। देखिए जब ऐसी कंडीशन एक आएगी, इस प्रकार से चलते चलते एक ऐसी कंडीशन आएगी जब ये वाला जो कोण है क्रांतिक कोण से अधिक हो जाएगा, और जब क्रांतिक कोण से अधिक हो जाएगा तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है, प्रकाश किरण जिस पर गिरता है टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपतित हुआ, यहाँ से आपतित होकर के यह क्या होगा, उसी माध्यम में लौट गया ऐसे। अब हम इधर की बात कर लेते हैं। अब इधर की अगर हम बात करें तो ये प्रकाश किरण अब सघन से विरल में जा रहा है या विरल से सघन में जा रहा है, तो आप सिंपली कहेंगे सर विरल से सघन में अब जा रहा है। ये विरल था और ऊपर सघन था, अब विरल से सघन में जाएगा तो क्या होगा, आप बताइए। अभिलंब की तरफ क्या होता है, झुक जाता है। तो अभिलंब की तरफ थोड़ा सा इसको झुका दीजिए, ऐसे कुछ नहीं, एकदम सीधा हो गया। अभिलंब की तरफ झुकाने का मतलब ऐसे कुछ हमने दिखा दिया, ठीक है। इस प्रकार से ये जो प्रकाश किरण है ये उस लड़के के या उस व्यक्ति के आंख में प्रवेश करता है और उसे लगता है ये प्रकाश किरण ऐसा प्रतीत हो रहा है, ये प्रकाश किरण ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा है कि ये पीछे से यहाँ से कहीं से आ रहा है। आप भी सोच कर देखिए, अगर आप यहाँ पर खड़े हुए हैं और आपकी आंखों में प्रकाश किरण ऐसे आ रहा है, इस प्रकार से कुछ आ रहा है, तो आप क्या मानेंगे, आप मानेंगे कि प्रकाश किरण अगर ऐसे आ रहा हो तो यानी कि प्रतिबिंब कहीं नीचे बना, वहाँ से कहीं से है, इसका मतलब वस्तु नीचे कहीं है। ऐसे देखने पर लगेगा वस्तु कहीं नीचे है, तभी तो वहाँ से प्रकाश किरण आ रहा है। तो एक प्रकार से उसको भ्रम हो जाता है, उसको भ्रम यही चीज़ हो जाता है कि ये प्रकाश किरण जो हमारी आंखों में प्रवेश कर रहा है वो इधर से नहीं आ रहा, वो यहाँ से आ रहा है। ठीक है, बात समझ आ रही है आप लोग को। चलिए मैं इसको डॉट डॉट करके बना ले रहा हूँ। उसको भ्रम इस बात का हो जाता है कि उसे लगता है कि ये प्रकाश किरण यहाँ से ना आकर के इधर से जा रही है, और इसीलिए उसे क्या होता है, प्रतिबिंब यहाँ पर उल्टा दिखाई देता है। आपने जब 10 में पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा किसी वस्तु का प्रतिबिंब देखने के लिए क्या होता है, 2 किरणें चलनी चाहिए। एक किरण इधर से चल रहा था और ये ऐसे प्रतीत हो रहा था यहाँ से, और दूसरी किरण हम सीधा अगर मान लेते हैं यहाँ से, ये वाली किरण है, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब यहाँ पर नीचे उल्टा बन जाएगा और उस व्यक्ति को पेड़ दिखाई देने लगता है और इसी भ्रम में वो रहता है।
इतनी बात अगर क्लियर है तो बता दीजिए, आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि सर हाँ सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। देखिए एग्जाम में इस पर अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है जो यहाँ पर मैंने लिखा है, ठीक है, और ये पूछा जा सकता है कि जो मरीचिका है ये किस सिद्धांत पर आधारित है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है ना। ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ये पूरा नहीं पूछा जाता है, केवल चित्र आप बना लीजिए और इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। मैं इसका थ्योरी नहीं लिखा रहा हूँ और मुझे नहीं लगता है लिखने की आवश्यकता भी है, लेकिन चित्र अगर बना रहे हैं तो हर चीज़ को समझते हुए कैसे क्या है, जैसे मैंने समझा कर बनाया है, अगर आप समझ कर बनाएंगे तब तो ठीक है, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। तो चलिए इसके अगले अनुप्रयोग पर चलते हैं। चलिए दूसरा अनुप्रयोग हमारा है हीरे की चमक। हीरा जो होता है उसकी चमक का कारण क्या है, वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। कैसे उसको समझते हैं, देखिए जब हीरे में प्रकाश हमारा एक बार प्रवेश करता है और प्रवेश करने के बाद अब उसमें से टकरा करके बाहर निकलने की कोशिश करता है। आप लोगों ने सुना होगा हीरे की घिसाई की जाती है, यानी उसको इस प्रकार से घिसा जाता है कि उसका जो आपतन कोण हो, जैसे मैं मान लेता हूँ ऐसे कुछ मैंने बना लिया हीरा, अब प्रकाश किरण मान लीजिए ऐसे प्रवेश किया, ऐसे यहाँ कर टकराया, अब यहाँ से टकरा करके ये जो आपतन कोण है, ध्यान से समझिएगा, अगर यहाँ पर टकराया, अब यही तो आपतन कोण होगा, यह आपतन कोण जो है वो क्रांतिक कोण के बराबर हो जाए या क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए। और हीरे के लिए जो क्रांतिक कोण का मान होता है बहुत कम होता है, वो लगभग 24 अंश होता है। तो अगर 24 अंश होता है तो 24 अंश पर अगर ये आपतित हो रहा है तो प्रकाश किरण बाहर नहीं निकल पाएगा, ठीक है, ये पूरा आंतरिक परावर्तन होकर के इधर चला जाएगा। अब जब इधर चला जाएगा यहाँ पर भी पूरा आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, कारण कि क्रांतिक कोण से इसका मान अधिक है, फिर यहाँ से टकरा कर इधर चला गया, ठीक है। अब ये भी हमारा मान किससे अधिक हो जाएगा, ये मान भी हमारा क्रांतिक कोण से अधिक होगा। तो यानी बार बार जो एक प्रकाश किरण एक बार हीरे में प्रवेश किया उसमें बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है, क्योंकि हर बार जो आपतन कोण है वो आपतन कोण हमारा क्रांतिक कोण से अधिक रहता है। तो बार बार यहाँ पर क्या होता है, पूरा आंतरिक परावर्तन होता है, और पूरा आंतरिक परावर्तन होने के बार बार पूरा आंतरिक परावर्तन होने के कारण ये प्रकाश किरण इसमें लगातार चलता रहता है और हीरा चमकदार बना रहता है। अगर कहीं बार अगर कोई एक ऐसा कंडीशन हो जहाँ पर आपतन कोण, जैसे मान लीजिए प्रकाश किरण यहाँ पर आकर गिरता है और यहाँ पर जो आपतन कोण है वो क्रांतिक कोण से हमारा कम हो जाता है। मान लीजिए किसी कंडीशन में हो जाता है जहां उसका क्रांतिक कोण से कम हो जाता है आपतन कोण, तब वहां से प्रकाश किरण बाहर निकल जाता है, ठीक है। यानी हम लोग कह सकते हैं सभी दिशाओं से प्रकाश किरण प्रवेश उसमें करता है और बाहर निकलने के बहुत कम चांसेस होते हैं। कहीं किसी एक दिशा से बहुत थोड़ा सा प्रकाश किरण बाहर निकल पाता है और उस दिशा से हीरे को देखने पर सबसे अधिक चमकदार दिखाई देगा। जिस दिशा से बाहर निकलेगा अगर उस दिशा से देखते हैं तो हीरा सबसे अधिक चमकदार होता है। अगर इससे क्वेश्चन पूछे जाने की बात किया जाए तो यहाँ पर आप नोट डाउन कर सकते हैं, हीरे की चमक हेडिंग डाल करके नोट डाउन कर सकते हैं। हीरे के लिए क्रांतिक कोण, हीरे के लिए क्रांतिक कोण बराबर 24 अंश, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से। चलिए अगले अनुप्रयोग की तरफ चलते हैं। अगला अनुप्रयोग है बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकाशिक तंतु। ये भी हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। प्रकाशिक तंतु इंग्लिश में से ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कुछ दिन पहले ही कि जियो एक ऐसा सिस्टम ला रहा है जिससे 1 GB पर सेकेंड डाटा डाउनलोड किया जा सकता है। आप लोगों ने शायद सुना होगा, नहीं सुने होंगे कोई बात नहीं। तो वो किस आधार पर, वो ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ कर रहे हैं। वो ऑप्टिकल केबल गांव में लगाया जा रहा, अभी तो शायद शहरों में कुछ मेट्रो सिटीज़ में दिल्ली मुंबई में लग चुका है, ग्रामीण एरिया में भी शायद लग जाएगा 10-12 साल में। जब भी लगेगा तो हमें भी स्पीड उतनी अच्छी मिल सकती है। तो ये क्या है, ये भी हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित यंत्र है। क्या चीज़ है एक बार हम बताते हैं कुछ चीज़ें। देखिए यह एक ऐसा यंत्र है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कि जिसमें सिग्नल का बिना ह्रास किए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। जैसे आप लोग जानते हैं किसी भी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजेंगे तो कुछ ना कुछ ऊर्जा में हानि हो जाती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो पाता है। जैसे अगर एक पाइप है उसमें 1 लीटर पानी एक साइड से डालिए तो क्या दूसरे साइड से 1 लीटर पानी पूरा निकलेगा? नहीं निकलेगा, कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है, कुछ ना कुछ उसमें ह्रास हो जाता है। लेकिन
इसकी हम बात कर रहे हैं, ये एक ऐसा साधन है या एक ऐसा यंत्र है जिसमें ऊर्जा का ह्रास किए बिना सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। कैसे भेजा जा सकता है उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। इसकी रचना की बात कर लें सबसे पहले, यह जो होता है क्वार्टज का बना होता है। क्वार्टज का बना हुआ एक लंबा सा पाइप होता है, लंबा सा और पतला सा पाइप होता है। क्वार्टज का बना हुआ लंबा सा और पतला सा पाइप होता है। इसका अपोतनांक 1.7 होता है लगभग सभी जगहों पर, ठीक है। इसका अपोतनांक कितना होगा? 1.7 होगा। इसमें 1.5 अपोतनांक से इसे लेप किया जाता है। तो चलिए मैं इसे लेपन यहाँ पर ऊपर की तरफ दिखा दे रहा हूँ। इसे 1.5 अपोतनांक से क्या किया गया है? लेप किया गया है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ लेपन 1.5, 1.5 अपोतनांक के लेप किया गया है, ठीक है। इसके अंदर का जो भाग है इसे क्रोड कहा जाता है, ऊपर वाले को अधिपट्टन कहा जाता है। अधिपट्टन इसे नाम दिया गया, और इसे क्या कहा जाता है? क्रोड कहा जाता है। अंदर वाले भाग को क्रोड और बाहर वाले भाग को क्या कहते हैं? अधिपट्टन कहते हैं। एक बात और याद रखना, क्रोड का जो अपोतनांक है वो अधिपट्टन के अपोतनांक से अधिक होगा। मैं लिख भी दे रहा हूं यहाँ पर, क्रोड का अपोतनांक इज ग्रेटर देन अधिपट्टन का अपोतनांक, ठीक है ना। तो ये इसकी रचना के बारे में हो गया। हम लोग फिर से एक बार मैं बोल दे रहा हूँ, यह क्वार्टज यानी 1.7 अपोतनांक का एक लंबा सा और बहुत पतला सा पाइप होता है, ठीक है। इसमें बाहर की तरफ 1.5 अपोतनांक से लेप किया गया होता है जिसे अधिपट्टन कहते हैं, और भीतर वाले भाग को क्रोड कहा जाता है। भीतर वाले भाग का अपोतनांक बाहर वाले भाग की अपेक्षा अधिक होता है। तो ये तो हो गई इसकी रचना। एक बार फिर से जल्दी से बता दे रहे हैं। पहले चीज़ क्या है? प्रकाशिक तंत्र क्या है? तो प्रकाशिक तंत्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें ऊर्जा का ह्रास किए बिना एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है सिग्नल को। और इसके रचना की बात करें तो ये हो गया। ये वर्क कैसे करता है, इसके वर्किंग प्रोसेस की हम बात करते हैं। देखिए, जब प्रकाश किरण मान लीजिए ऐसे प्रवेश किया, इसमें मान लेते हैं प्रकाश किरण इस प्रकार से इसमें कुछ प्रवेश किया। जब ये प्रकाश किरण इसमें प्रवेश करेगा, अभिलंब मैंने बना दिया इसको। एक बात बताइए, ये विरल माध्यम, ये सघन माध्यम है। यहाँ पर भी देखिए, ये विरल है, ये सघन है। विरल से सघन में जा रहा तो क्या होगा? अभिलंब की तरफ झुकेगा ना। तो अभिलंब की तरफ थोड़ा सा झुका दीजिए इसको। चलिए दिखा देते हैं, ऐसे कुछ चला गया, थोड़ा सा तो झुका ही है। चलिए, अब जब यहाँ पर ये आपतित होता है, यहाँ पर अभिलंब बना देते हैं। अब ये हम बात करें तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, और इसकी डिजाइन कुछ इस प्रकार से होती है कि यहाँ पर जो आपतन कोण हो वो क्रांतिक कोण से अधिक हो। पूर्णांतिक परावर्तन के 2 शर्तें होती हैं। एक होता है सघन से विरल में जा रहा हो तो बिल्कुल पहला फॉलो हो रहा है, ये सघन से विरल में जाने की कोशिश कर रहा है। दूसरा क्रांतिक कोण से बड़ा होता है, तो इसका मान क्रांतिक कोण से अधिक हो, इसलिए इसको ऐसा डिजाइन किया जाता है। इसलिए ऐसा नहीं होता कोई भी बना ले जाएगा प्रकाशिक तंतु को। सिस्टमेटिक ढंग से कुछ तरीके से बनाया जाता है जिससे इसका क्रांतिक कोण क्या हो, इसका आपतन कोण क्या हो, क्रांतिक कोण से अधिक हो। ऐसा होने पर प्रकाश किरण यहाँ से टकरा करके इसी में लौट आएगा ऐसे कुछ, ठीक है। और जब ऐसे लौट आया तो यहाँ पर भी हम अभिलंब बना देते हैं, ये भी हमारा क्रांतिक कोण से अधिक रहेगा। इसके बाद क्या होगा? ये फिर पुनः यहाँ पर पहुँच जाएगा। मतलब जो प्रकाश किरण एक बार प्रवेश किया वो बाहर जब निकल ही नहीं पा रहा, क्योंकि टकराकर उसी दिशा में उसी माध्यम में पुनः लौट आ रहा है, और लौट करके आता है। फिर इस प्रकार से क्या होता है, यहाँ पर मान लीजिए फिर पड़ता है। यहाँ पर भी क्रांतिक कोण का मान, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक है। अब जब इस पॉइंट पर पहुँचता है तो यहाँ से बाहर भी निकल सकता है, ठीक है। तो ये बाहर, अच्छा यहाँ पर भी अभिलंब बना देते हैं। अब बताइए, सघन से विरल में जा रहा है ना, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, और जो आपतन कोण का मान है क्रांतिक कोण से अधिक नहीं, क्रांतिक कोण से कम कर देना चाहिए। और जब ऐसा है क्रांतिक कोण से कम है तो ये बाहर निकलेगा तो अभिलंब से दूर हटेगा, यानी कुछ इस दिशा में दिखा देना चाहिए। कोई दिक्कत तो नहीं आप लोग को? इसका पूरा सिस्टम समझ में आ गया है? यानी प्रकाश के एक बार जो प्रवेश किया वो बाहर नहीं निकल पाया, टकरा कर उसी में रह गया है। तो जल्दी से इस चित्र को बना लीजिए, फिर इसकी कुछ डिटेल्स में लिखा दे रहा हूँ।
या वीडियो को पॉज करके बना लीजिए और आगे हम लिखाते हैं, वीडियो लंबा नहीं तो हो जाएगा। चलिए इसमें लिखिए सबसे पहले, प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित वह युक्ति है जिसकी सहायता से प्रकाश सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना ह्रास के पहुंचाया जा सकता है। स्टॉप। दूसरी लाइन में, यह क्वार्टज ब्रैकेट में 1.7 का अत्यंत लंबा तथा लगभग 10⁻⁴ मीटर मोटाई, 10⁻⁴ मीटर मोटाई का पतला पाइप होता है। यह पाइप एक 1.5 अपूर्णांक वाले पदार्थ 1.5 अपूर्णांक वाले पदार्थ से लेपित होता है। पाइप के भीतरी भाग को क्रोड तथा बाहरी भाग को अधिपट्टन कहते हैं। क्रोड का अपूर्णांक अधिपट्टन की अपेक्षा अधिक होता है। स्टॉप। देखिए मैं बोल कर लिखा रहा हूँ, आप लोग एक चीज़ हमको ज़रूर सजेस्ट कर दीजिए कि अगर ये बोल कर लिखाने में सही रहेगा कि नहीं, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा तो हो जाता है, लेकिन अगर आप लोग के लिए आसानी है तो फिर हम बोल कर ऐसे लिखा सकते हैं। और या कोई और सजेशन है तो सजेशन आप लोग कमेंट में करके बता दीजिए। या मैं सोच रहा हूँ कि एक दिन लाइव आकर के और आप लोग के जितने सजेशंस हो उसको भी ले लिया जाए, आप लोगों से बात भी कर लिया जाएगा, जो आप लोग के आइडियाज़ रहेंगे उसको भी ले लिया जाएगा। ठीक है, देखते हैं संडे को रख लिया जाए, किसी टाइम पर सूचना आप लोग को दे दी जाएगी। और जो दूसरा चैनल हमारा सिद्धांत क्लासेस लाइव नाम से, उस पर लाइव क्लासेस चल पाएंगी, तो उस पर एक दिन आकर संडे को आकर हम लोग लाइव बात कर लेते हैं। और मैं अपनी बात रख देता हूँ और आप लोग भी जैसे पढ़ना है उसको भी बता दीजिए, वैसे और बेटर हो जाएगा। ठीक है, जो तरीका चल रहा है बेटर तो है, और भी बेटर बनाने के लिए जो भी आप कहेंगे अगर किया जा सकता है तो ज़रूर किया जाएगा। ठीक है, तो हाँ ये हो गया हमारा। अब इसके हम वर्किंग प्रोसेस क्या है, देखिए एग्जाम में जब ये आता है तो प्रकाशिक तंतु जल्दी पूछा नहीं जाता है कि प्रकाशिक तंतु का पूरा एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, लेकिन हाँ इससे संबंधित कुछ चीज़ें तो जरूर पूछी जा सकती हैं। अधिपट्टन क्या है, क्रोड क्या, अपूर्णांक किसका कहाँ होता है, ये किस पर आधारित यंत्र होता है, ये क्या है, छोटी छोटी चीज़ें इसमें से कुछ पूछी जा सकती हैं। इसलिए आप इसको लिख करके कुछ नहीं कर पाएंगे, आप ज़रूर समझिए ये सारी चीज़ें, इसलिए आपको समझाया गया सारी चीज़ें। समझने पर फोकस कीजिए जिससे एग्जाम में कर पाएंगे आप। तो क्या कीजिए, अब आगे थोड़ा सा दूसरी लाइन से लिखिएगा कुछ चीज़ें। जब प्रकाश की किरण तंतु के एक सिरे पर छोटे कोण पर आपतित होती है तो यह वायु से क्वार्टज में अपवर्तित होती है
तथा क्वार्टज लेपन अंतरापृष्ठ पर क्वार्टज लेपन अंतरापृष्ठ से पूर्ण आंतरिक परावर्तित होती रहती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तित होती रहती है। यह प्रक्रिया पूरे पाइप में चलती रहती है तथा अंत में दूसरे सिरे से बाहर निकल जाती है, अंत में दूसरे सिरे से बाहर निकल जाती है। फुल स्टॉप। इतना काफ़ी है। तो आज की क्लास में बस इतना ही रहेगा। एक बात और कहना चाहेंगे, आप लोग वीडियो को जब देखते हैं तो पूरा नहीं देखते हैं, पूरा देखा कीजिए, तब सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और हमें भी मोटिवेशन मिले कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। अभी स्कूल में जितने बच्चे हैं वो सारे के सारे वही बच्चे नहीं देख पा रहे हैं, तो आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत कीजिए कि उन लोगों को भी जोड़िए इसमें कि पढ़ें। वो आकर के नहीं पढ़ेंगे तो इस बार फेल होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि पढ़ाई स्कूल पे सही ढंग से नहीं चल पा रही, क्योंकि आप स्कूल पे आ ही नहीं पा रहे हैं और ये कब तक होगा किसी को नहीं पता है। ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतना ही रहेगा।